गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ राजेंद्र जी कुमार जाट सर हैं और उनसे जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी पूरी संघर्ष कहानी। एक किसान परिवार से बिलोंग है, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, फिर भी इन्होंने अपना लक्ष्य है जो हासिल किया है। स्वागत करते हैं अपने चैनल में, सबसे बड़े मोटिवेशन में। स्वागत सर आपका। नमस्ते नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार जाट, टाकरला का निवासी। पिताजी का नाम श्रीमान भैरूलाल जाट है। मेरी वर्तमान पोस्टिंग है वो बोहानी मंडी झालावाड़, सेकंड ग्रेड साइंस से हूँ मैं। पहली मेरी पोस्टिंग जो थी वो लेब असिस्टेंट थर्ड ग्रेड में पाली डिस्ट्रिक्ट में थी। उसके बाद में मेरी सेकंड ग्रेड में इधर पोस्टिंग हो गई। तो सर ने बताया अपना सबसे परिचय। तो सर आप अपना जो शुरुआती करियर आपका एजुकेशन है, शिक्षा करियर, वो बताइए सर एक बार। पहले जो मेरा करियर था, स्टार्टिंग में 10th तक तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि मध्यम जो होता है वैसा एक ऑल ओवर स्टूडेंट हूँ। उसके बाद में मैंने 11th एक अपने स्वयं प्रकाश जैन सर हैं, वो मेरे गुरु प्रेरणा स्रोत रहे। 11th क्लास में मैंने साइंस ली। साइंस लेने के बाद मुझे थोड़ा लोगों में बैठना उठना एक लेवल पता लगा, तो मेरी अच्छी परसेंटेज, उसके बाद मेरी अच्छी शुरुआत होने लगी। सर ने बताया अपना शुरुआती करियर। सर आपके जो 10th क्लास है उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे 10th क्लास में मार्क्स थे 72%। 72%। और सीनियर सेकेंडरी में कितने? सीनियर में 67.60%। 67 बनी थी आपकी। और आपकी कॉलेज कहाँ है सर? कॉलेज में यहीं कालाडेरा से की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी हाँ, की यहीं आपने। से की है। और ये आपका बीएड में जाने का फैसला कैसा रहा सर? बीएड में क्या है, मैंने सन 2008 से जैसे ही मैंने इधर एडमिशन लिया कालाडेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो मेरा रुझान प्राइवेट सेक्टर की तरफ था। मैंने जैसे ही अपनी 12th पास की, उसके बाद में मैं फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया 11th 12th वालों को प्राइवेट सेक्टर। अच्छा पढ़ा रहा था, इनकम भी अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर जैसे ही मुझे पता लगा कि एक जो है कि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में लोग भेदभाव करते हैं, कि वजूद वर्तमान समय में गवर्नमेंट सेक्टर का है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप चाहे कितने पैकेज पे कमा लो। उसके बाद में मुझे किसी सर ने कहा कि आप बीएड कीजिए और बीएड करने के बाद आप टीचर लाइन की तैयारी की, क्योंकि आपका नॉलेज भी अच्छा है। तो मैंने उनके गाइडेंस में फिर बीएड की। मैंने तो सर आपने बीएड कौन सी कॉलेज से की? मैंने बीएड की 2012 में एन बीएड कॉलेज, यहाँ राधा स्वामी बाग है, वहाँ से की। सर ने बताया इन्होंने एन बीएड कॉलेज है राधा स्वामी बाग से, वहाँ से इन्होंने किया। तो सर आप जब इससे पहले सेकंड ग्रेड से पहले आपने कहा कि मैं लेब असिस्टेंट में आपका नंबर आया, तो उसकी तैयारी के लिए आप कोई कोचिंग का सहारा लिए थे या सेल्फ स्टडी से? मैंने कभी भी ना तो कोचिंग की है, ना मैं कोचिंगों के बारे में सोचता हूँ। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो बंदा अगर 3 घंटे की फिल्म देख के पूरी फिल्म को ऐसे कैसे याद कर सकता है, इसका मतलब उस व्यक्ति में मेमोरी की तो कोई कमी नहीं है। तो मैंने कहा जितना अभ्यास करते जाओ, आज नहीं 3 साल बाद 5 साल बाद में अभ्यास करते रहोगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोचिंग एक सिर्फ वो टाइम सेट करती है, बाकी स्टडी तो सेल्फ ही करनी पड़ेगी। तो सर आपने बताया कि आपका जो सेकंड ग्रेड में 7 में सिलेक्शन हुआ है 2021 में। जी सर। हाँ, तो आप ये बताइए सर इसमें कि जैसे आपने कौन कौन से आपके जो नोट्स आप बनाए थे, बुक्स लिस्ट कौन सी थी? बुक लिस्ट के बारे में बताइए सर आपकी एक बार। मैंने ना तो ज़्यादा पढ़ा, मैंने टारगेट सेट कर रखा था। वैसे मैं बताऊं तो मैं पढ़ाने तो अपने छोटे भाई को गया था जयपुर में, कि उसको पढ़ाने के लिए, कि उसको कोचिंग में सेट करने के लिए। मगर माहौल ऐसा बना कि मैं भी वहीं रहने लग गया। मैंने क्या किया कि जो भी मुझे पढ़ना था सटीक तरह से अपनी कॉपी में नोट्स बनाए। मैं उन जितनी भी एग्जाम में लगी मेरी कॉपी पढ़ी है मैं बाहर से कभी मैंने गाइडें नहीं ली, एक ही गाइड ली, उसमें से नोट्स बनाए। जो भी एग्जाम होती थी उसमें नए क्वेश्चन आता था, मैं उसको पुटअप कर लेता उसमें अपनी नोट्स बुक में, और उनको ही बार बार पढ़ता रहता था, रिवीजन करता था। बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो सर जैसे कई बार जैसे बच्चे जो लक्ष्य की गाइड लेके आते हैं, धरोहर लेके आते हैं, रॉयल लेके आते हैं, या यूट्यूब जैसे किसी चैनल का सब्सक्राइब कर लेते हैं और किसी चैनल से ले लेते हैं, तो आप किसे बेहतर मानते हैं कि सेल्फ स्टोर नोट सही है या बुक सही है? जी सर, आपकी बात सही है, मगर इसमें थोड़ा सा ये होता है, एक गाइड जो भी आती है, कोई सी भी गाइड हो, उस गाइड का फिक्स पेज आते हैं। जैसे मान लो एक गाइड में 300 पेज, अब 300 ज़्यादा पेज तो नहीं है। आप चाहे लक्ष्य पढ़ो, चाहे सिकवाल पढ़ो, चाहे पनोरमा पढ़ो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, 300 पेज है। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे अगर कंप्लीट करना है तो उसका टारगेट ये हो कि मुझे 3 साल बाद में जॉब लगना है। पहले गाइडेंस की कमी होती, ज़्यादातर परिवारों में मध्यम वर्ग में गाइडेंस की कमी होती, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता।
तो 300 पेज है। अगर वो सोचे ना मुझे 3 साल बाद में जॉब लगना है, 1 साल में 365 दिन होते हैं, और जैसे ही 3 साल पूरी होती है उसको 1100 दिन होते हैं उसके। 1100 पेज तो किसी बुक में ही नहीं है। रोजाना का सिर्फ एक पेज ही याद करो ओनली। आपके पास 24 घंटे हैं और एक पेज है, एक पेज में ओनली 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, रोजाना उनको पढ़ लो। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जो आप ना निकाल सको, मगर अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अब 2 गाइडें होती है, जैसे गाइड 1 भी ले आए, आप पनोरमा भी ले आए, सिकवाल भी ले, आपके अगर लाइब्रेरी आपके रूम्स में 3-4 गाइडों का डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, तो 5 मिनट पढ़ते ही मन करता है मैं सिकवाल पढ़ लूँ, 10 मिनट सिकवाल पढ़ते ही मन करता है लक्ष्य में से देख लूँ। ट्यूशन वही है, मगर समय भटका दिया तो हम पूरी गाइड कभी पढ़ ही नहीं पाते। ये सबसे बड़ी कमी है वर्तमान समय में। सर ने बताया कि जो सेल्फ नोट्स है वो सबसे अच्छे कारगर साबित होते हैं। सर अभी पहले भी सरकार में और इस वाली सरकार में भी ये है कि जैसे रीट का फॉर्म साथ में भरा है, सेकंड ग्रेड का भी भरा है और फर्स्ट ग्रेड का, तो काफ़ी जो छात्र है वो असमंजस में रह गए कि हम रीट की तैयारी करें, हम सेकंड ग्रेड में लगे, हम फर्स्ट ग्रेड में लगे, तो इसको कैसे मैनेज करें? सर आपकी बात सही है। अब उसमें क्या होता है, कुछ एक बच्चे लालची होते हैं, उसको पता है मुझे 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम में अच्छी तरह क्वालिफाई कर सकता हूँ, मगर दिमाग में आता मैं 1st ग्रेड का टीचर ही बन जाऊँ। फर्स्ट कर देते ही फिर सोचता है मैं 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड में तो नहीं लगा मगर 2nd ग्रेड का बन जाऊँ। अब 2nd ग्रेड में भी नहीं बन पाया तो 3rd ग्रेड की तैयारी करता है। एक टारगेट उसका निश्चित नहीं है। अब तीनों का सिलेबस देखोगे तो 50% सेम है, बाकी तो सारा अलग है। और 50% जो वर्तमान समय में बेरोजगारी इतनी है कि 50% में किसी का सिलेक्शन है नहीं होता है। तो टारगेट तो एक निश्चित करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है। हमारा टारगेट निश्चित था कि हम दोनों भाइयों को टीचर ही बनना था, तो हम 5 साल तक मेहनत की, तो 5 साल बाद में टीचर ही बने। तो सर कई बच्चों की जैसे आर्थिक समस्या की समस्या रहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो नहीं, हम कैसे पढ़े, कैसे अपना जुगाड़ करें, तो आपने इस आर्थिक, जैसे आप तैयारी करने गए जयपुर, तो बाद में आपने जो आर्थिक स्थिति है उसको कैसे मेंटेन किया आपको? देखो वास्तव में देखा जाए ना सर, तो मेन चीज़ है कि मैंने और मेरे छोटे भाई ने तैयारी की है। हम एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, हमने दोनों भाइयों ने तैयारी की है, तो हमने कभी 5 साल के अंदर अपने परिवार से या घर से एक पैसा भी नहीं लेके गए। लोग तो घर वालों से लेते हैं, हमने कभी अपने परिवार से एक पैसा नहीं लिया। मैं क्या करता था कि हमारा 8-10 हज़ार रुपये का वहाँ का खर्चा आता, तो हम इतना करता, मैं शुरू के 3 महीने या 4 महीने मैं प्राइवेट स्कूल में फिजिक्स पढ़ा के कोर्स करवा के जाता और पूरे साल का खर्चा लेके जाता था। उस पैसों से हम पूरे साल पढ़ते थे। हम खुद का खर्चा हमने खुद उठाया, खुद ने मेहनत की है और खुद के दम पे ही लगे। हमें बस इतना कहूँगा मैं सर कि जिसके पास अगर गाइडेंस की कमी है उसको नौकरी लगने में समय लगता है। हमारे पास गाइडेंस की कमी थी, हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये नहीं था। हमने जो किताब मिली वो पूरी रट डाली, पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तुम गाइडेंस तो अगर किसी बड़े से लोगे तो जल्दी नौकरी पाओगे, ये सही बात है। तो सर जैसे आपने बताया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो सर जैसे कई बार ऐसे हो जाता है कि अपने को 100% तो लाना नहीं है, तो जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उनको अपन कैसे मेंटेन करें, उनको कैसे समझें, कैसे किस प्रकार उसको करें सर? देखो इसमें क्या होता है कि वर्तमान जितनी भी एग्जामें होती है सर, उन एग्जामों का एक ढर्रा निश्चित है। आप कोई सी भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे वो RS क्यों ना हो, छोटी एग्जाम क्यों ना, बड़ी एग्जाम, 50% कोर्स तो पुराने पेपर ही आते हैं। कि 100 में से अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो पुराने आज तक जो पेपर आ गए ना उन्हीं में से आते हैं। वो तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, वो तो एक बुकलेट ले आओ जो MCQ की क्वेश्चन आते हैं, वो तो 50% तो आपके क्लियर, 50 तो हो गए वैसे, 10% आपको आते हैं मुझे मालूम है, 60% तो जो नॉर्मल तैयारी करता है लाइब्रेरी में उस बंदे को आते हैं। रही 40% की बात, अब वो क्या करता है, वो 40% के चक्कर में इतनी गहराई से पढ़ लेता है। अब गवर्नमेंट अगर कोई कॉम्पिटिशन की एग्जाम फाइट करना है, उसको विद्वान तो नहीं बनना कि वो अगर रैंक लास्ट की आएगी तो भी वही से ले रही है, फर्स्ट रैंक आएगी तो भी वही से ले रही है। तो उसको अगर नौकरी पानी है तो 100% पे मत जाओ। आप ये टारगेट हो कि पिछली वैकेंसियों में आपने जो एग्जाम दे रहे हो उसमें कट ऑफ कितनी गई है, उससे 5 का 100 बढ़ा के चलिए। बस आपको 70% कोर्स करना है इस ज़िंदगी में, और कुछ नहीं करना। और 70% कोर्स जिसने कर लिया वो वर्तमान समय में नौकरी पा सकता है। ये है मेरा डिसीजन।
सर ने बताया कि जो कट ऑफ को देख के अनुमान लगा के हम उस हिसाब से तैयारी करके अपने किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सर जब आपको पता चला कि आपका नंबर आ गया तो उस दिन की पूरी स्टोरी बताओ। ये सर आपकी किसने आपको कॉल किया, कैसे पता, परिवार में माहौल कैसा था, किसने बताया आपको कि आपकी नौकरी लग गई? देखो मेरे साथ वाले भी अच्छे हैं 2-3। मेरी सबसे पहले 2018 सेकंड ग्रेड का तो बाद में रिजल्ट आया था। 2018 वाली वैकेंसी थी, उसमें मैंने 3 एग्जामें दी थी और तीनों की तीनों मेरे दुगने में क्लियर थी। पहली एग्ज़ाम दी थी मैंने लेबर असिस्टेंट की 3rd ग्रेड, उसमें मुझे मालूम है अच्छे नंबर है। फिर मैंने एग्ज़ाम दी 2nd ग्रेड की, उसमें नंबर मुझे मालूम था कि मैं कट ऑफ से बाहर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्ज़ाम और लगी थी उसी दौरान, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल में लगी थी, साल्ट इंस्पेक्टर की। उसमें ऑल राजस्थान में ओबीसी की 2 सीट थी, वो मैंने दी थी। उसकी भी मैंने यहाँ से घर से जाके चोमू रह के 2 महीने फिर तैयारी की उसकी। उसमें भी मेरी 86% बनी थी, 86% बनी थी। और मैं दूसरा ही आदमी था जो रहा हूँ, तो पहला सिलेक्शन हो गया। वो था दुगने में, हम 2 ही पास हुए थे। मैं था 67, उसकी गई थी 67.10 बस कट ऑफ, तो वो फाइट हो गया, मैं रह गया उसमें। और इन दोनों में मेरा दोनों में सिलेक्शन 2nd ग्रेड और लेबर में दोनों में हो गया था। और फिर जैसे मेरे घर वालों को पहुंचा तो घर वालों को दोस्तों ने कहा, तो मैंने मिठाई नहीं लाई, मेरे दोस्तों ने घर ला के मिठाई खिलाई है। हमने मिठाई नहीं बांटी, दोस्तों ने घर ला के मिठाई की है। ये खुशी का सबसे अच्छा पल होता है कि दोस्त कौन अपना है। ताकि बाहर से अगर कोई मिठाई ला के खिला रहे, वो इस तक दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति। तो सर ने बताया कि अपनी खुशी का इजहार इन्होंने ऐसे किया। परिवार में जैसे पता चला, दोस्त इनके घर पे आए और मिठाई खिलाई, इनको शुभकामनाएं दी। तो सर आप ये बताइए कि जैसे कई जैसे युवा तैयारी करते हैं, 1-2 एग्जाम में फेल हो जाते हैं और फिर वो अपनी मनोस्थिति को चेंज कर लेते हैं और दूसरा फील्ड में अपना ले लेते हैं, तो वो अपने फील्ड नहीं छोड़े, अपने को उसी फील्ड को कैसे पकड़े रहे वो? देखो, अगर मेरे पास लगभग मेरी सारी कंपटीशन की मार्कशीटें पड़ी है। मैं जीवन का ऐसा व्यक्ति हूँगा, मेरी सारी मार्कशीट, आप 10 एग्जाम दिए, 10 की मार्कशीट चेक करो आप, तो किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे 1% से मैं फेल हुआ हूँ ना। मेरे एक 2016 वाली लेबर असिस्टेंट थी, उसमें मैं रहा हूँ 0.04 नंबर से, 1 नंबर, आधा नंबर, चौथा नंबर, बहुत बड़ी बात है, 0.04 नंबर से रहा हूँ। इससे पहले 2013 की 2nd ग्रेड थी, वो मैंने दी है। कट ऑफ गई थी 250, मेरे नंबर आए थे 249.55, उसमें मैं रहा हूँ। मैंने लेबर असिस्टेंट 2018 वाली थी, जिसमें मैं लगा हूँ, उसमें देखो दुर्भाग्य कितना तगड़ा है। उसमें मुझे लेना था उनको, तब लिया तो 8 लड़कों को छोड़ गया, 110 लड़कों को छोड़ के ले लिया। मेरी उस टाइम 0.010 नंबर कम थे। 2nd ग्रेड की थी अभी वाली, उसमें मेरे गई कट ऑफ गई 220.44, मेरे नंबर आए 220.33, सारे पॉइंटों में मेरे। साल्ट इंस्पेक्टर मेरे 86% बन रही है 2 वैकेंसी में, और 86.10 कट ऑफ गई है। मेरी मार्कशीट देखने के बाद कोई ये कहे कि मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ही नहीं नौकरी लिए, तो मेरा भाग्य क्या कहेगा फिर? मेरी सारी मार्कशीटें 10 की 10 मेरे पास पड़ी हैं, सब मैंने फ़ोन में सेव कर रखी, इसलिए कि कोई भी बंदा अगर ये कहे कि यार मेरे से तैयारी नहीं होती, मैं किनारे पे रहता हूँ, अरे मेरा जितना किनारा तो कोई है ही नहीं। मेरी मार्कशीटें चेक करे तो अफसोस जाए लोगों को, ये चीज़ है। मगर भाग्य, देखो भाग्य आप चेंज कर सकते हो, समय लगता है नौकरी में, मगर सर समय लगेगा तो उस समय का मज़ा भी आएगा। आप ये आप एक साल या 2 साल बाद में नौकरी लग जाते हो तो आपको संघर्ष का मज़ा नहीं आता। जब 5-6 साल आप संघर्ष करते हो फिर लगते हो ना, तो उसका एक आनंद, मिठास ही अलग है। और एक आसानी से नौकरी लगते हो तो मिठास नहीं मिलता उसमें, तो ये चीज़ है। तो सर की जो स्टोरी है ये तो बहुत इंस्पायर है। इन्होंने बताया कि नज़दीक जाके रहे हैं ये। तो सर आपकी जब जॉब लग गई है, आप इस समय कहाँ है पोस्टिंग सर आपकी? मेरी भवानी मंडी है, झालावाड़ में। झालावाड़ में? हाँ। तो सर भवानी मंडी के बारे में बताइए, कुछ वहाँ की विशेषता, कुछ अलग चीज़ वहाँ पे यहाँ से अलग है? वहाँ अलग क्या है, अपना एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग है। यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। वहाँ ना सर्दी ज़्यादा पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, बारिश बहुत मस्त रहती है। और संतरा ही संतरा है वहाँ पे, संतरा की मंडी है, बहुत संतरा मिलती है खेतों में, जैसे हमारे टमाटर मिलते हैं वैसे वहाँ संतरा बिकती है, 50 पैसे 1 रुपये किलो ऐसे बिकती है। और कोई वहाँ पे आसपास कोई विशेष मंदिर जो आप कभी देखने गए थे? मंदिर गागरून दुर्ग है वहाँ पे,
झालावाड़ में, हाँ, कोलवी गुफाएं हैं, जगह अच्छी है। मगर जो वर्तमान संस्कृति अपने हैं यहाँ पे, 20 साल पहले अपने यहाँ की संस्कृति देखो, परिवार में माहौल बहुत अच्छा था, संयुक्त परिवार रहते थे। वर्तमान में समय एकांत हो गया। 20 साल पहले की याद मुझे वहाँ पे आती है। वहाँ संयुक्त परिवार है, एक दूसरे के जाते तो मिठास मिलती है, खाने के लिए पूछते हैं, चाय के लिए पूछते हैं, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ। बहुत अच्छा माहौल। सर ने बताया कि जो गागरों ने वहाँ पे भी गए हैं और जो मंदिर भी देखा इन्होंने, और वहाँ का जो मौसम है वो मिला जुला सा रहता है, न तो ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है। तो सर आप ये बताइए कि जो एक तो जो सोशल मीडिया है, एक जो सोशल मीडिया का विषय बना रहता है सर, ये तो सोशल मीडिया को मेंटेन कैसे रखना चाहिए सर बच्चों को? सोशल मीडिया मेंटेन से नहीं है। देखो अपन क्या होता है कि अभी वर्तमान समय में ऐसा माहौल आ गया, घर वाले अपने बच्चों को चुप करना है, घर वालों को अगर बच्चे को चुप करवाना है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। अगर मोबाइल से बच्चा खुश है तो घर वाले अपना काम कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं और बच्चा शांत। अगर उस बच्चे को शुरू में अगर मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल देखना स्टार्ट कर दिया, तो बड़ा होके उसका सबसे लाइफ पार्टनर ये मोबाइल ही होगा। वर्तमान समय में इतनी स्थिति है कि किसी के पास अगर रात को सोते समय अगर उस तकिए के पास अगर मोबाइल ना हो तो सारी रात उसको नींद नहीं आती। ऐसे साइकोलॉजी फिट बैठा रखी है। जब तक इसका समाधान नहीं होगा, ज़्यादातर मिसयूज करते हैं मोबाइल, ज़्यादातर ही मैंने खूब देखा है, मिसयूज ज़्यादा करते हैं। पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, आपको कोई कोचिंग जाने की नहीं है, गाइडेंस की ज़रूरत है, खूब गाइडेंस भरा पड़ा है इस मोबाइल में, मगर उनको नहीं देखते। ये फालतू की चीज़ें होती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो भारत की प्रकृति है वो बदलती जा रही है और ऐसो आराम जो है, आलस्य प्रवृत्ति वो बढ़ रही है, सामाजिकता खत्म हो रही है। सामाजिकता तो रही कहाँ है? जिस कमरे में मोबाइल लेके जो व्यक्ति बैठा है वो सुबह से शाम तक निकाल देगा, तो यार दोस्तों के पास गया नहीं, परिवार वालों के पास गया नहीं, तो वहाँ माहौल सामाजिकता मिलेगी कहाँ से? लेगी। तो ये चीज़ है, तो ये दूरियाँ बढ़ रही है लोगों में। तो सर आप ये बताइए, जैसे आपके जीवन में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो, कोई अप्स और डाउन, आपके अप्स और डाउन आए हो, टर्निंग पॉइंट किसे मानते हैं आप अपने जीवन का? आप अपने देखो, टर्निंग पॉइंट तो देखा जाए तो मैं अपनी क्लास 10th को मानता हूँ। 10th क्लास में थोड़ा मैं एक जो शैतान बच्चा होता है वो था, आपके भैया भी जानते सोन। मैं सबसे उन बच्चों में था जो ना तो पढ़ना चाहता था, ना कुछ। घर वाले खूब प्रेशर देते पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली, मामा जी है वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट, अच्छी पोस्टेड है, तो हमारा परिवार तो वैसा अच्छा है। मगर टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि वहाँ 10th क्लास में एक टीचर आए थे, स्वयं प्रकाश जी, बहुत अच्छे अपनी जगह, मेरे लिए अच्छे नहीं थे। क्यों? वो अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर शैतान बच्चों को पसंद नहीं आता, उसको टाइम पास वाला चाहिए। वो आए, तो वो आने के बाद उन्होंने मेरे पहली बार ज़िंदगी में कोई क्लास में किसी टीचर ने बच्चे से मरवाया, तो उसने मरवाया एक चाटा। दुख हुआ मुझे, मेरे साथ के दोस्तों ने मेरे को उकसा दिया कि यार आपके चाटा लग गया, बहुत अच्छा लगा। मगर वो चाटा मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगा। चाटा तो लगा, कुछ बात हो गई, सर ने, किसी ने मेरे को कहा, सर ने मगर एक बात कही उस दिन कि जिसके मम्मी पापा जैसे होंगे वैसे उसकी संतान होगी। मैंने तुरंत खड़ा हुआ और फिर एक क्लास के अंदर मैंने कहा सर से कि सर मैं ख़राब हूँ, मेरे मम्मी पापा ने, उनका नाम। उसी दिन से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और जो फेल होने वाला 10th में क्लास में था, उस स्कूल में स्वयं प्रकाश जी को और कैलाश जी सर को अफसोस हुआ कि मैं उस क्लास में 5वें स्थान पे था पूरे 10th क्लास में। उस दिन से मैंने फिर साइंस लेने की सोची, तो इन्होंने कहा नहीं सर आप राजेंद्र कमज़ोर हो, आप साइंस कर। मैंने कहा सर अब साइंस लूँगा। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अगर वो सर नहीं मिलते मुझे तो मैं शायद पढ़ ही नहीं पाता, ये कन्फर्म। सर ने बताया कि जो 10th क्लास की टर्निंग पॉइंट रही है, तो सर आप जो आपकी हॉबी, अभिरुचि किस में है? आपकी अभिरुचि क्या है? देखो, मेरी अभिरुचि सिर्फ और सिर्फ, मेरे साथ वाले भी जानते हैं, मुझे किताबों से लगाव आज भी, और स्टडी कराने से। मैं किसी भी कोचिंग में चला जाता हूँ, चूँकि सारे कोचिंग वाले मुझे जानते हैं, राजेंद्र कुमार जाट के नाम से, साइंस के नाम से सब जानते हैं, और फिजिक्स वाले के नाम से मुझे आसपास का एरिया भी जानता है। अब तो 2-4 सालों में मुझे पढ़ाए हुए छोड़े हुए, तो अब तो फिर भी कम है, मगर मुझे पढ़ाने का इतना शौक है कि मैं कहीं भी चला जाता हूँ, बोर्ड चौक उठाई, मार्कर उठाया, पढ़ाना स्टार्ट। तो मैं इस मामले में अच्छा हूँ। हॉबी मेरी सबसे ज़्यादा स्टडी करवाना, आज मुझे अच्छा लगता है। सर ने बताया कि जो बुक्स वगैरह हैं, टीचिंग करवाने इनको इनका अच्छा लगता है इनको सर। तो सर आप ये बताइए कि आपका आदर्श, आपको कोई आइडियल मानते हैं जिससे आप उनके अनुसार चले, उनकी सीख ली हो आपने? कोई आदर्श आपका? देखो, आदर्श तो मेरे क्या है, मेरे मामा जी हैं,
श्रीमान अर्जुन जी मान दूल्हा सिंह की रानी के। आदर्श क्या है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए भगवान है। उन्होंने जब भी कभी एग्जाम हुई है, कभी भी कोई सी भी एग्जाम में, तो एग्जाम देने से पहले उन्होंने कॉल किया है, बेटे पेपर को अच्छा करना है। एग्जाम लग गई तो भी फ़ोन के पेपर कैसा हुआ, मैंने कहा ठीक हुआ। रिजल्ट आया है उसमें कुछ नंबरों से रख, कोई टेंशन नहीं, अगली में आ जाएगा। तो यानी उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव किया है, हमारी फैमिली का, मेरे छोटे भाई को भी, मुझे भी। कई बार तो साथ लेके गए, मोटरसाइकिल बैठा गया कि कोई नेगेटिव ना कर दे। तो बहुत अच्छा उनका कोऑपरेट आया हमारी फैमिली में, और उनके संस्कारों में हम चल रहे हैं। तो सर नहीं बताएंगे मामा जी इनके जो आदर्श हैं, तो सर जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो 10वीं में है, 12वीं में है, BA है, नीट है, JEE है, सभी एग्जाम होंगे, तो उनके लिए आप कैसे क्या कहना चाहोगे, वो कैसे तैयारी करें, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करें? सर कुछ लाइनें। देखो, एक चीज़ कही है, मैं अपनी शायरी से स्पष्ट कर दूँ। पथ में अगर कांटे ना होते, पथ में अगर कांटे ना होते, तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती, आज वर्तमान में मानव का इतिहास ना होता। जितने लड़कों ने, जितने अपनी भूतपूर्व जितने भी हैं अपने सम्मानीय, महात्मा गांधी है, आज़ाद है, चंद्रशेखर है, भगत सिंह है, गुरु जी सुखदेव है, इन्होंने अपने संघर्ष में जितनी कठिनाई है कि आज उनका नाम है। अगर आप कठिनाइयों से जूझोगे नहीं तो आपकी पहचान नहीं होगी। पहचान उसी व्यक्ति की हुई है जिसने संघर्ष किया है, मेहनत की है, और अपने लगन से, अपने रास्ते से भटका नहीं, उसने की है। तो कहने का मतलब है, आप तैयारी करते हो, बढ़िया अच्छी बात है। तैयारी में यह है कि आप जिस लक्ष्य को टारगेट बनाएगा, वो लक्ष्य, आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको भटकाने वाले ना हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंस इस दुनिया की ये है। अगर आपने गलत दोस्त का चुनाव कर लिया, जैसे मैं टीचर लाइन में जाना चाहता हूँ, तो मैं दोस्ती उससे करूँगा जो टीचर की तैयारी करे। मैं नीट वालों की से कैसे दोस्ती करूँगा, उनकी अलग है एक टारगेट ही। तो यानी कहने का मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप ऐसा करते हो तो आपका माहौल वैसा होना चाहिए। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि दो चीज़ें हावी हो रही है वर्तमान समय में। एक पॉलिटिक्स, बच्चे क्या है, गुमराह हो रहे हैं। कोई भी किसी भी राजनेता बढ़िया है, अच्छा है, राजनेता बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, मगर वर्तमान समय में आपका काम है मतदाता हो, आपका काम है किसी को अच्छा लगे आप वोट दो, मगर अपना लक्ष्य है उसको गुमराह मत हो उससे। आप अपना भविष्य सुरक्षित करो, बहुत अच्छी बात है। गांव का नाम होगा, गांव का नाम क्या, अपने परिवार, पूरी फैमिली, अपना पूरा एक समाज का नाम होता है, अपना पूरा गांव फेमस होता है। तो 2 बच्चे लगते हैं, उस गांव का नाम आता है कि आज फलाने गांव से उस बच्चे ने सिलेक्शन लिया, तो एक बहुत अच्छा है। अरे हमारे गांव में तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड, एजुकेटेड, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के बच्चे हैं, बस वो हल्का सा गुमराह ना हो। बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं सबसे। ये बताइए, मेरे चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू। और आप इसको सब्सक्राइब करें, और भविष्य में ये चैनल बहुत ऊंचाइयों को जाएगा। थोड़ा बस ध्यान ये रखिए कि जो आपको अगर अच्छे दे रहा है चैनल, जो अच्छा समझा रहा है, उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस चैनल के माध्यम में मैं कहना चाहता हूँ, अपने गांव वाला कोई व्यक्ति, पढ़ने वाला अच्छा व्यक्ति हो, मेरी सपोर्ट की ज़रूरत हो, मेरे जैसे और लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तुरंत आइए और सपोर्ट लीजिए। हम सब आपके लिए तैयार हैं, मगर बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, विद्यार्थी पढ़ने वाला। कोई आर्थिक मंदी से भी जूझ रहा हो तो हम उनके लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। और सर अपने चैनल में आए, उनको सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपना अमूल्य समय निकाला सर उन्होंने, और इनके उज्जवल भविष्य, इनका आगे का जो गोल है उनके अच्छा रहे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, इस समय मुझे सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी अभी तक भी जो सक्सेस स्टोरी है, काफ़ी ऐसी कहानियाँ हैं जो अभी तक मेरे पास नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। और जो सक्सेसफुल मैन है, जिसकी सफलता की कहानी है, तो उसके जो मोबाइल नंबर, उसका नाम आप कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।